हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो बायो। आज का हमारा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मैं एनसीईआरटी की तरह से चल रही हूँ, जिस तरह के एनसीईआरटी में टॉपिक्स दी हुई हैं मैं उसी तरह के से टॉपिक्स को बना रही हूँ। तो होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल जो है वो कितने प्रकार की होती है और उनमें क्या क्या पाई जाती है, यानी कि एक मतलब थोड़े तौर पे कि सेल जो है वो आखिर कैसी होती है और उसे हम कैसे देख सकते हैं। मतलब उनकी बाहर उसका हम जानेंगे कि उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए। सब सेल जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, जो कि मोनेरा के अंदर आती है। किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आती है। ठीक है, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, जो मोनेरा किंगडम है उसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं वो सारी यूकैरियोटिक्स में आती हैं। ठीक है, तो आपको होप कि आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो चलिए प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बाहरी तौर पे जान लेते हैं कि वो क्या क्या है। इसके बारे में फिर हम अलग से वीडियो पे बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, और फिर यूकैरियोटिक सेल को भी हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। वो अलग वीडियोज में इसके अलग टॉपिक्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो है वो उसमें जो है नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे गोल्गी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा होते हैं वो। उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इसमें इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो न्यूक्लियस के बाहर में जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली आवरण होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। इसमें कोई भी डेफिनेट स्पेस नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए, डीएनए के लिए। यहाँ इस सेल में जो है वो डीएनए साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। और इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, जिसमें डीएनए जो है वो एक स्पेस में मतलब रहता है। उसमें यूकैरियोटिक सेल में जो है साइटोप्लाज्म में डीएनए यहाँ वहाँ बिखरे पड़े नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहर में जो है वो एक कैप्सूल होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादातर किसी एक्सट्रीमली सर्वाइवल जगह पे पाई जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी है या बहुत ज़्यादा हॉट है, वैसे एरियाज़ में पाई जाती है। तो इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो इसे प्रोवाइड करती है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के अंदर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रीएमेबल सिलेक्टिवली है, जो कि अंदर आने बहुत सारे पदार्थों को रोकती है और अंदर से बाहर जाने के लिए भी बहुत सारे पदार्थों को रोकती है। ठीक है, उसके अंदर होती है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में हमें मिलती है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इसी कारण से इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। यहाँ पे डीएनए की तरह ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये हमेशा काम नहीं करती है, बस कुछ स्पेशल कंडीशंस जब होती है उस टाइम पे इनका यूज़ होता है। वो स्पेशल कंडीशन जब हम न्यूक्लियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो, और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको।
यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म में कुछ डॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे जिसे राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़फुल है। ये डीएनए से जो एमआरएनए निकलता है उसके थ्रू वो जो है वो राइबोसोम से जाके मिलता है और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ ब्रसल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे जिसे पिलाई कहते हैं। ये किसी भी चीज़ में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स जो है वो कहीं पे भी स्टिक होना होता है तो उसमें पिलाई जो है वो ज़्यादा इसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एक आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल का। आइए अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। ये रहा एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ये बेसिकली एक एनिमल सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो कि है सेल वॉल और वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, तो वो हम अलग से भी टॉपिक बना के पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। किसी भी एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि किसी भी सेल का पावर हाउस होता है। सेल को एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस है। एक यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, और उससे आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है कुछ स्ट्रिप टाइप की निकली हुई है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो हम जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जिसमें राइबोसोम नहीं पाई जाती है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे मैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके बारे में हम अलग से फिर जानेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ डॉट्स टाइप के इसमें भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये है राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। और फिर है यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और वगैरह बनाती हैं उसे मॉडिफाई करती है गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद यहाँ पे है लाइसोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग, जो कि अगर सेल जो है वो डैमेज होती है तो ये खुद फट के और उस सेल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, और मुझे लगता है यहाँ पे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सारी एक जनरल स्ट्रक्चर थी एक एनिमल सेल की या एक यूकैरियोटिक सेल की। इन सब के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आगे की वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करूँगी, उनकी पूरी डिटेल में उनका वर्क और स्ट्रक्चर और कुछ भी जो है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, तो चलिए उन्हें भी रीड कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, जो कि एक सेल की फुल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट में है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स
which is found in both animal cell, plant cell, also in prokaryotic cell. राइबोसोम जो है वो हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये हर किसी भी सेल में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी सेल है जो लाइव स्टे कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और RBC की जो डायमीटर है वो कितनी होती है, तो 7 μm होती है। ठीक है, तो ये कुछ NCERT की लाइंस थी जिसे भी आपको याद रखनी है। और आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की वीडियोस में मैं इसके आगे की टॉपिक्स को बताऊंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।